Jai Hind everyone, welcome to Asoka classes. Yes, today's session is all about RMS Military School class 6 and 9 syllabus and strategy. So आज का सेशन सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस कैसा रहता है और किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है और क्या क्या स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है सो दैट यू कैन क्वालिफाई योर एग्जाम ईजिली। मैं ये बात बोलूँगा, एग्जाम आपका पीस ऑफ केक ही है, बट आपको सिलेबस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिलेबस जो है आज हम डिटेल में देखेंगे। और एक और बात, यहाँ पे जो सेशन मैं आपका कंडक्ट करवा रहा हूँ, इसमें सेशन के साथ साथ आपका PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, तो वहाँ पे वो भी और आपको हेल्प आउट करेगा समझने में कि आपका पैटर्न कैसे रहने वाला है और क्वेश्चंस कैसे रहेगा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल सेशन होने वाला है। सो ऑब्वियसली क्लास 6 एंड 9 का है, सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पहले मैं आपको क्लास 6 के बारे में बता देता हूँ। तो जब क्लास 6 के बारे में बात बोले, वैसे तो आपको अदर टीचर्स ने एक्सप्लेन कर ही दिया होगा, बट यहाँ पे आपका इंग्लिश के बारे में बात चल रही है। तो इंग्लिश में आपके मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे दैट इज 50। यहाँ पे आपके 50 मार्क्स होंगे, तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 50 क्वेश्चंस होंगे। तो जो जिनमें कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंट रहने वाला है वो कितना रहेगा, 35%। बट क्लास 6 वाले स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान में रखनी है कि जब इस वाले पार्ट के बारे में बात बोली जाती है, सो कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये जो टेस्ट है इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टूवर्ड्स मेरिट, मतलब जो आपके मार्क्स होने वाले हैं वो मेरिट में काउंट नहीं होंगे। तो मेरिट में काउंट नहीं होंगे, बट आपको ये क्वालिफाई करना भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने इसमें क्वालिफाई नहीं करा और आपका दूसरा सेक्शन चेक हो गया। तो पहला जो फॉर्मोस्ट थिंग रहता है कि आपको इस पार्ट को क्वालिफाई करना ही करना है, अदरवाइज आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका चेक भी नहीं होगा। तो बेटर क्या है, पहले इस वाले पार्ट में भी आपको फोकस रखना है। हालांकि मेरिट में नहीं जाता, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखो, मैं ये बात बोलता हूँ कि जब आप क्लास 6 के बारे में बात पढ़ते हो, तो क्लास 6 का आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है एक सैनिक स्कूल की भी। तो यहाँ पे आपका ये जो है ना कॉन्जुगेटेड है, मतलब कि एक तरीके से कनेक्टेड है इस दोनों के दोनों सिलेबस। तो बेटर ये रहता है कि आप अपने लेवल को इसमें अच्छा बना के लेके चले, इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना दें कि इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टुवर्ड्स मेरिट, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं हम अपने इंग्लिश के पार्ट में। थोड़ा सा मैं क्लास 9 का भी दिखा देता हूँ। अभी वैसे डिटेल में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 9 में क्या रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है, पेपर 1 पेपर 2 में रहता है सेगमेंट में। इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स रहते हैं, अगेन आपके 50 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। मतलब क्या, एक क्वेश्चन का आपका 1 मार्क्स होने वाला है। तो यहाँ पे आपको इसको भी डिस्कस किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंट 50% दे रखा है दोनों पार्ट में। तो मतलब क्या है, अगर आपका ये है तो 25 क्वेश्चंस आप कर लो, तो उतने में भी आपका एग्जाम का ये पार्ट जो होता है वो क्वालिफाई हो जाता है। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिगिन करते हैं। फिर पहले तो आपके सामने 3 टिप्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी हुई है। अब ये जो 3 टिप्स हैं वो क्या है, पहला तो स्टडी सिलेबस। आपके पास जो एग्जाम में सिलेबस आने वाला है उसको स्टडी करना बहुत जरूरी है। आपने कई जगह नंबर्स देखे होंगे, कई जगह जेंडर लिखा हुआ देखा होगा सिलेबस में। तो नंबर के अगर बारे में बात बोली जा रही है तो नाउन का ही पार्ट होता है, जिसमें कि आप सिंगुलर और प्लूरल केसेस को पढ़ते हो। फिर काउंटेबल केसेस आ जाते हैं, अनकाउंटेबल केसेस आ जाते हैं, और ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। और चाहे आप ये RMS के बारे में बात बोलो या फिर आप सैनिक स्कूल के बारे में बात बोलो, दोनों के दोनों में ये समझो कि ये प्रीरेक्विजिट है, मतलब बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, सिलेबस के बारे में जब आपको मालूम हो जाता है, अच्छे से मालूम है कि क्या क्या आने वाला है, उसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको टॉपिक वाइज क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने। जितने मैक्सिमम बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना हेल्प करने वाला है। मतलब क्या है, अगर आपने नंबर्स, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको, तो नंबर्स में आपके पास काफ़ी सारे केसेस आ जाते हैं जिसमें कि आपको पढ़ना होता है कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। जैसे आपका मैन है तो मैन का मैन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से केसेस होंगे, काफ़ी सारे केसेस होते हैं जो आपके फॉरेन वर्ड्स पे भी बेस्ड रहते हैं। तो वो सारी की सारी लिस्ट पढ़नी पड़ती है, इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे, टॉपिक वाइज करोगे, तो बहुत हेल्प करने वाला है। थर्ड वन इज मिनिमम। यहाँ पे मैं टाइम जो बोलता हूँ स्टूडेंट्स का सबका अलग अलग होता है, बट जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको 25
टू 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं देना है। आप हाथ में वॉच पहनने वाली एक हैबिट बना लो, अच्छी आदत है, कोई गलत आदत नहीं है, क्योंकि आप जब टाइम देख के कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो आपके दिमाग में ना एक टाइम फ्रेम रहता है कि इतने टाइम में हमें इस वाले सेगमेंट को कंप्लीट करना है। और ये मैं आपको एग्जाम की नहीं, ये आपको घर के बारे में बता रहा हूँ कि जब आप घर में भी प्रैक्टिस करें या फिर आप कहीं भी किसी अकेडमी में हैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो इन दैट केस आपके पास 25 टू 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम होना चाहिए और उतने ही टाइम में आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो इंपॉर्टेंट है, ये जितनी भी बातें बताई जा रही है सारी की सारी आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि एक स्ट्रेटजी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रेटजी आपको बताती है कि आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, एनालिसिस आपको आपकी कमियों के बारे में बताता है। तो कमियां भी कैसे मालूम चलेगी, जब आप टाइम फ्रेम में काम करोगे और उसको एनालाइज करोगे। सो यहाँ पे आपके पास क्लास 6 में 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 1 मार्क ईच होगा और टोटल जो मार्क्स होने वाले हैं आपके इसके 50 मार्क्स होंगे। अब इसमें सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि सिलेबस में आपका आता क्या क्या है। अब ध्यान से देखें, क्योंकि मैं इसको सिलेबस को बताने के बाद आपके पास क्वेश्चंस को भी प्रेजेंट करूंगा, वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। और स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट होने वाले हैं, मतलब जो अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, सबके लिए हेल्प करने वाला है। इवन जो पुराने हैं उनको भी हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजीज आपको बताई जा रही है, डिस्कस की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वोकैबुलरीज के पार्ट बोले तो वोकैबुलरीज में आपके पास एंटोनियम और सिनोनिम्स आ जाते हैं। वोकैबुलरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको ये पार्ट कवर करना पड़ता है। अब ये पार्ट तो ऐसा है, अगर आप स्कूल में हैं और क्लास 5th में है, 6th में है या 7th में है, आप 6th के लिए प्रिपेयर करो या 9th के लिए प्रिपेयर करो या एनडीए के लिए प्रिपेयर करो, इवन कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ना भी करो अपनी पर्सनैलिटी के लिए प्रिपेयर करो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वोकैबुलरीज इस पार्ट को आपको कवर करना है। क्वेश्चंस देखने, आपको पीवाईक्यूज देखने। आपने कई बार देखा होगा कि आपके पास कुछ फॉरेन वर्ड्स से रिलेटेड भी वोकैबुलरीज आई हुई है। एंटोनियम्स और सिनोनिम्स के बारे में मैं बात बोल रहा हूँ। आपके पीवाईक्यूज में ही एक वोकैबुलरी, अभी मैं क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करूंगा, उसमें फॉरेन वर्ड दिया गया है। आप ये सोचोगे कि वो आपका एंटोनियम्स में दिया गया है, बट वो एंटोनियम के पार्ट में आपका एक फॉरेन वर्ड को ऐड करा गया है, तो फॉरेन वर्ड्स भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपके एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इनको कवर करना है। थर्ड वन इज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन का यूजेज आपका हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन में आपका ऑन का यूज होगा, ओवर का यूज होगा, अबव का यूज होगा। हालांकि खैर बेसिक लेवल है, अभी इसमें कोई ऐसा आपका एडवांस लेवल पे नहीं होते क्वेश्चंस, बट फिर भी आपको ये सारे के सारे प्रेपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि टाइम के लिए क्या यूज करने वाले हैं, कोई लोकेशन, कोई डेस्टिनेशन है, उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा। जैसे कोई स्मॉल जो सिटी है या फिर स्मॉल जो टाउन है, उसके लिए आप एट का यूज कर देते हो। जब बड़े के बारे में बात होती है तो इनका यूज करते हो। तो ये सारी चीज़ें यूजेज आपको पढ़ना जरूरी रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ है साथ में मैं बता देता हूँ, हमारी एक क्लास जो है वो बिगिन होने वाली है, यूट्यूब की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो आप उस प्लेलिस्ट को देखो क्लास की, तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कॉम्पोजिशन, बेटा आपका जब कॉम्पोजिशन के बारे में बात बोले तो रीडिंग राइटिंग से रिलेटेड आपका पार्ट आ जाता है, जिसमें कि आप किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते हो और अंडरस्टैंड करते हो, उससे रिलेटेड। अब कॉम्पोजिशन में कोई सा भी सेगमेंट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस। आपके पास फ्रेमिंग क्वेश्चंस रहेंगे, जिस तरीके से फ्रेम करे गए हैं आपको क्वेश्चंस को रीड करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूजेज, जैसे कि आपका डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो डेफिनेट आर्टिकल जैसे कि आपका आर्टिकल द का यूज हो गया, आपका ए एन का यूज हो गया। इसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपके पास किस किस तरीके से यूजेज होते हैं। इवन आपको आर्टिकल का ओमिशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको आर्टिकल का यूजेज बता दिया। ओमिशन, अब ओमिशन से मत घबराना। जब ओमिशन का यूज करा जाता है मतलब ओमिट से आया, और ओमिट का मतलब होता है रिमूव। कहाँ पे आपके आर्टिकल का यूजेज नहीं होने वाला है वो आपका इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैंने आप सबको एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव केस बताया था। जैसे प्रेडिकेटिव केस है तो प्रेडिकेटिव केस में आपका आर्टिकल का यूज नहीं होता है, चाहे वो कोई सा भी आपका एडजेक्टिव हो, तो वैसे उसमें यूज नहीं होने वाला है, या फिर नाउन हो तो उस केस में यूज नहीं होता। जैसे छोटा सा एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने देता हूँ। जैसे अगर यहाँ पे आप यूज कर रहे हो कि ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मार्ट बॉय, तो यहाँ पे आप इस केस में आर्टिकल का यूज करोगे। बट अगर इसको मैं प्रेडिकेटिव केस में बना दूंगा, ही इज अ स्मार्ट लिख दूंगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये प्रेडिकेटिव केस हो जाएगा, ये प्रेडिकेटिव केस है। बट ये तो मैंने एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम कई तरीके से फॉर्म कर सकते हैं और कई तरीके से इसमें वेरिएशंस को ला सकते हैं। तो मतलब ये मालूम होना चाहिए आप सबको। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज तो बेटा फिक्स है, मतलब ये आपको मिलने ही वाला है। अब इसको इंप्रूव करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपके पास कोई स्टोरी बुक है आप उसको भी रीड कर सकते हो, और उसमें से क्वेश्चंस को भी
फ्रेम कर सकते हो, या फिर किसी से पढ़वा के आप उसमें से क्वेश्चंस कोई आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे हम करवाते हैं तो कोई भी बुक से रीड करवाया, रीड करने के बाद क्वेश्चन स्टूडेंट से वैसे वर्बली पूछ लिए, तो वैसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट रीडिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग मतलब क्या है, आप कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपका एनालिसिस, आप किस तरीके से एनालाइज करते हो चीज़ों को, वो देखा जाता है, और कैसे आप उसमें समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो, तो वो इंपॉर्टेंट रहता है। सो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका इसमें रहेगा। अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके होंगे, ठीक है, अफर्मेशंस वाले और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। फिल इन द ब्लैंक्स आपका रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स पे आपके पास किसी भी तरीके से आ सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस रह सकता है। स्पेलिंग चेक होगा, स्पेलिंग की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्पेलिंग किस किस तरीके से आपकी फॉर्म्स होती हैं। स्पेलिंग चेक के अलावा आपका ये तो दोबारा रिपीट हो चुका है, अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये भी आपका रिपीट हुआ है। अभी पैराजंबल आपका आ जाएगा। पैराजंबल्स में आपके पैसेजेस रहेंगे, और पैसेजेस में आपका कोई भी पैरा जो होगा वो जंबल हुआ होगा। जंबल मतलब आगे पीछे कर दिया गया होगा। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि वो उसमें जो पैटर्न बनने वाला है, जो सीक्वेंस बनने वाला है, वो कौन सा बनेगा। पैराजंबल को भी सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस बोला जाता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये आपका पार्ट रहेगा। एरर करेक्शन भी आपका रहने वाला है, एरर को डिटेक्ट करना है आपको। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, आपके पास कौन कौन से तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, उसके टाइप्स को आपको रीड करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। फिर जैसे कि इसमें आपका नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, वो सारे के सारे आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये था क्लास 6 का सिलेबस जो कि मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करा। अब क्लास 6 के बाद क्लास 9th में जाने से पहले मैं आपके सामने एक PYQ प्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि आपके क्लास 6 का है। कुछ इस तरीके से पेपर रहने वाला है। तो ऐसा पेपर आपके सामने आता है जिसमें कि आपके पास इंग्लिश, GK, इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, इस तरीके से पेपर रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास मैं प्रेजेंट करता हूँ, एक बार आप सब स्टडी करें यहाँ पे कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। जैसे कॉम्प्रिहेंशन मैंने अभी आप सबके सामने बोला, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपके पास इस तरीके से आने वाले हैं। छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है, स्टडी कर सकते हो आप, और फिर इस पे बेस्ड आपके पास ये क्वेश्चंस रहेंगे। इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। अब इनके साथ साथ आप सबने देखा होगा कि आपके पास इसके बाद आपके पास क्या आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया। फिल इन द ब्लैंक्स पे आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज होने वाला है, वर्ड के साथ ऑफ होगा, अबाउट होगा, टू होगा, ऑन होगा। फिर अगेन बात आ गई ना वहीं पे प्रीपोजिशन वाली, तो प्रीपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर अगेन फिल इन द ब्लैंक्स आया, और यहाँ पे इस समय जो यूजेज आया आपका एडजेक्टिव्स का आ गया। मतलब आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो सिलेबस में जो बात बोली गई है उसमें एक और बात को ऐड करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग रहे। क्योंकि कई ये सोचेंगे कि यहाँ पे ये मैनी, फ्यू, लॉट, लिटिल की एक वर्ड है, ये वर्ड नहीं, ये एक एडजेक्टिव के पार्ट में आ जाता है। डिटर्मिनर्स भी आते हैं, डिटर्मिनर्स में आपके आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट वन आपके पास आया है, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द वर्ड ब्लॉक लेटर्स कंपलसरी। मतलब एक तरीके से यहाँ पे हमें जो बताना है, सिनोनिम बताना है इसका, कि जिससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कंपलसरी का क्या होगा, फोर्स होगा, ऑप्शनल होगा, अफेबल होगा, या नॉट अटेम्प्टेड होगा। यह आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर एंग्री विद, अब यहाँ पे आपके पास आ गया है प्रोनाउन पे बेस, अगेन फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच का आ गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका प्रोनाउन कौन सा यूज होने वाला है। दे वर एंग्री विद, पहली बात तो अगर किसी पर्सन के बारे में बात बोली जा रही है तो विद का यूजर्स तो होगा ही। तो विद आवर सेल्फ होगा, इट सेल्फ होगा, देमसेल्व्स होगा, या योर सेल्फ होगा। विद डैश फॉर देयर सिली मिस्टेक, अब देयर आ गया ना, देयर से हमें मालूम चल गया यहाँ पे आप क्या यूज करने वाले हो। तो वो आपका इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग पे बेस रहने वाला है। नेक्स्ट, नियरेस्ट मीनिंग, अगेन सिनोनिम। नियरेस्ट अगर आपके पास आए, नियरेस्ट मीनिंग आया है या क्लोजेस्ट वर्ड आया है, उसका मतलब आपका सिनोनिम ही होता है, मतलब एक तरीके से पर्यायवाची। तो यहाँ पे एडवाइस है, एडवाइस का क्या हो सकता है, काउंसिल, प्रैक्टिस, काउंसिल, प्रपोजल। तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं। ये काउंसिल अलग होता है और ये काउंसिल अलग होता है। तो ये आपका एडवाइस वाला के बारे में बात हो रही है। माई सिस्टर डैश फ्रॉम मैरिड रिसेंटली, अब यहाँ पे कौन सा आपका टेंस यूज होने वाला है। रिसेंटली को देख के आपको पता करना है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं वहाँ पे ये बात भी बताई जाती है कि आपके कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, रिसेंटली, ऑफन, जनरली आपके जब यूज होते हैं तो टेंस कौन सा यूज होता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी ने ये बात पढ़ी है तो टेंस वाला बात आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। डू यू सी ब्लू स्काई, यहाँ पे आर्टिकल का यूजेज है, यहाँ पे आपके पास अगेन एडजेक्टिव का यूजेज है, सिनोनिम का, सिनोनिम 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 के क्वेश्चन आए हैं। 3 सिनोनिम के क्वेश्चन दिख गए। इससे अलावा आपके पास स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चंस थे। देयर इज, अगेन एडजेक्टिव पे बेस आ गया है। तो एडजेक्टिव आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑप्शन कैन रिप्लेस ब्लॉक लेटर्स। फिर से यार अगर आपको रिप्लेस ही करना है तो रिप्लेस मतलब क्या, उसी के मीनिंग का होना चाहिए।
तो यहाँ पे प्लीज़ फॉरगिव मी, तो पार्डन मी, कॉन्विक्ट मी, जस्टिफाई मी, ब्लेम मी, तो सिंपल सा पार्डन मी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। बस वो ही बेस्ड आपका क्वेश्चन पे रहने वाला है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। हैव यू सीन, अब 1 रुपी नोट, ये आपके केसेस कई बार करवाए जाते हैं क्लास में, तो ये आपका होना चाहिए, जो मैं आपको बता भी रहा था। एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव केस का बोला है। अब घबराना नहीं है कि ये सर एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव केस क्या बोल रहे हैं, ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा आपकी क्लास में, अपकमिंग जो क्लासेस रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देखें नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट्स, कमांड्स, क्वेश्चंस, ये आपका कौन सा कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, किसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोल सकते हैं। एक्सक्लेमेशन होगा, स्टेटमेंट्स होगा, कमांड्स होगा, क्वेश्चंस होगा। अब ये थोड़ा सा ना स्टडी करने वाला होता है कि आपके पास क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये रीड करना पड़ेगा कि आपके पास ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होने वाले हैं। नेक्स्ट वन, ब्लॉक लेटर्स। अब इसमें कॉन्फेस को चेंज करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है ब्लॉक लेटर कन्फेस को, कन्फेस का रिफ्यूज, नन, डिनाई, ये किस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर इसके बाद रिप्लेस, फिर से रिप्लेस वाला आया है इग्नोर करने का, तो इग्नोर के आपके पास सामने ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस है। फिर आपके पास रीअरेंज द सेंटेंस आता है, जिसको पैरा जंबल भी बोला जाता है। एक तरीके से पैरा को जंबल करा गया आगे पीछे। अब इसमें आपको सीक्वेंस बनाना है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये सीक्वेंस है ABCDE। अब आपको देखना है कि C पहले आएगा या B पहले आएगा या D पहले आएगा, तो इसको आपको स्टडी करना है, ठीक है। इसको भी हम क्लास में एक प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्लास में, कि आपको किस तरीके से फॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग थ्रेश्ड ग्रेन, अब जहाँ पे ग्रेन को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। हैंगर तो आपको बताया था प्लेन के लिए होता है, यहाँ पे तो ग्रैंडरी आपका आंसर हो जाएगा। सिनोनियम, अगेन फिर से सिनोनियम, एंटोनियम, सिनोनियम के क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे देखने को मिल रहे हैं। अ किड इज लर्निंग टू प्ले, अब वायलिन, वायलिन आया, वायलिन आपका क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा आर्टिकल यूज होता है मालूम है तो आपका आंसर सही होगा, अगर नहीं मालूम है तो स्टडी जरूर करेंगे। नरेशन आपका पार्ट आ जाता है, तो नरेशन के भी एक क्वेश्चन है इसमें, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। अब इसका नरेशन चेंज करना है, तो नरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा कि आपका किस किस तरीके से डायरेक्ट में होगा या इनडायरेक्ट में होगा, वो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट आपका देवर एंग्री, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स फिलर के फॉर्म में है। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आया है। फिर अगेन पैराजंबल के, एक पहले आया था, दो, तीन पैराजंबल को हमें देखने को मिल गए यहाँ पे क्वेश्चंस आपको। फिर यहाँ पे आपके पास अगेन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्वेश्चन आया है कि यहाँ पे आपका कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होने वाली है। यस, आपके फॉर्म्स ऑफ वर्ब स्टडी करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इसके बारे में बात बोली जाती है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपके पास ये अगेन सेंटेंसेस में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वोकैबुलरी पे बेस्ड आपका आ चुका है, स्पेलिंग पे बेस्ड आ चुका है। फिर अगेन आपका पैराजंबल वाला एक क्वेश्चन आ चुका है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके आ चुके हैं, ठीक है। ये अगेन फिर से आपका आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपका है, पेपर है जो कि जिसमें आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आने वाले हैं। मार्किस जेंडर वाला आ गया है आपके पास, ये जेंडर वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे एमएलए आ गया, अब एमएलए के साथ ए यूज़ करोगे, एन यूज़ करोगे, द यूज़ करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और ये आपका जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करा है 2023 का PYQ प्रेजेंट करा है, तो RMS वाले जो क्लास 6 वाले स्टूडेंट हैं सबको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कुछ किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पे अब ये जो मैंने आपके सामने स्टडी करवाई है, अब इसी स्टडी में आप इस बात को याद रखें कि जब हम बात बोलते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करना, बेटा एक बात होती है किसी चीज़ को क्वालिफाई करना और एक किसी चीज़ को एक्सेल करना। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी पढ़े वो एक्सेल करे किसी चीज़ में। अब यहाँ पे अगर बात बोली जाए तो यहाँ पे आपका जो ऐड होना चाहिए, एक इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है। और जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात बोले तो आपका पूरा ग्रामर का सेगमेंट जो है वो इसी पार्ट में आपका ऐड ऑन होगा। मतलब ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग तो फॉरमोस्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपके सामने जो प्रेजेंट करा, जब हम टेंस को देख रहे थे तो वहाँ पे आपका रिसेंटली ऐड, जो मैंने आपको बोला रिसेंटली होता है या फिर रिसेंटली हो गया, जनरली हो गया, ऑफन हो गया, ये एडवर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ग्रामर आता है, ग्रामर से वर्ब निकलते हैं और वर्ब से निकल के एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज टेंस, ठीक है। तो टेंस पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो भी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स हैं। अब ये कोई बोलता है कि काल है सर, टाइम क्या है, काल है। अब काल को क्या काल, भाई भूतकाल, भविष्य काल, वो काल थोड़े ना। हमें इस काल से मतलब नहीं, हमें मतलब है फॉर्म्स ऑफ वर्ब से। जो टेंस होते हैं आपके फॉर्मेशन ऑफ वर्ब है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी की सारी हर जगह कनेक्ट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ये थोड़ा सा क्या आ चुका है, इसको हटा देते हैं, हट गया। ठीक है, तो अब इसमें आगे चलते हैं। क्लास नाइन्थ, अभी आ गया क्लास नाइन्थ के बारे में। क्लास नाइन्थ में आपके 50 क्वेश्चंस, अगेन 1 मार्क ईच, 50 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न में चेंजेस हैं। क्लास 6 का तो थोड़ा अलग बताया मैंने आपको, अब क्लास नाइन्थ का जो होने वाला है इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 में होता है। और पेपर 1 में हमारा रोल आ जाता है, थोड़ा सा आपको रोल देखने को मिलेगा। और वो रोल क्या है कि इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स का रहेगा, हिंदी भी रहने वाला है, हिंदी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे आपको जो ओवरऑल जो मार्क्स लाने हैं इस सेगमेंट में 50 मार्क्स लाने हैं, मतलब कि 50% आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। आपके 50% क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। बट 50 का ये मत सोचना कि 50 आपको अटेम्प्ट करना है, आपको ये मान के चले कि कम से कम नहीं तो आपके क्वेश्चंस जो होने चाहिए मोर देन 80 होने चाहिए मिनिमम। मैं बोल रहा हूँ, मैं मोर देन 80। वैसे कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स कर लेते हैं जिनको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, उनके मोर देन 80 ही रहते हैं। ठीक है, तो इतने लेवल तक आपको पहुँचना है। मीडियम जो रहेगा इसमें इंग्लिश का रहने वाला है। अब आते हैं इसके सिलेबस के बारे में, सिलेबस क्या क्या होंगे इसमें। अगेन वोकैबुलरी एंड यूजेज, सो वोकैबुलरी एंड यूजेज आपका इस पार्ट में आ जाएगा। बट इस बात को याद रखें, जैसे कि आपका मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस को नहीं भूलना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस को नहीं भूलना है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस भले ही लिखा हुआ ना देखने को मिले आपको, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस की अंडरस्टैंडिंग भी आप सबको रखनी है। तो वोकैबुलरी यूज बोला गया है, देयर यूजेज बोला गया है, मतलब क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपका इंपॉर्टेंट होगा। होमोफोन्स बोलो या फिर होमोनम्स बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब साउंड के बारे में बात बोली जा रही है। अब जैसे आपने एडेप्ट पढ़ा होगा, ये आ जाता है आपका कुछ इस तरीके से, एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट। अब ये एडेप्ट अलग होता है और ये वाला एडेप्ट अलग होता है। बोलने में तो सेम लग रहा है बट मीनिंग में डिफरेंस है। तो ये वाले वर्ड्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे जब बात बोली जाएगी होमोफोन्स की। जैसे एडेप्ट है तो इसका अक्लेमेटाइज मतलब होता है अपने आप को ढालना, मतलब एडजस्ट करना किसी भी नई सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। और जब इस वाले एडेप्ट के बारे में बात होती है तो ये वाला एडेप्ट कौन सा होगा आपका, स्किल के लिए यूज होता है, स्किलफुल के लिए यूज होता है। तो दोनों बोलने में सेम लग रहे हैं बट इसका स्टडी होना, इसीलिए होमोफोन्स आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसी स्टेटमेंट के लिए कौन सा वर्ड को यूज कर सकते हैं। रीअरेंजिंग ऑफ सेंटेंसेज, वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम सिनोनियम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेंडर, अब जेंडर बोलो, जेंडर के साथ साथ मैं इसमें अगर नंबर को भी ऐड कर दूं तो ये अलग से कोई पार्ट नहीं है। अगर आपने नाउन को अच्छे से पढ़ा है बेटा, अगर आपने नाउन को अच्छे से पढ़ा है तो आपकी जेंडर की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आपकी नंबर की अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और ये पार्ट आपका इसमें आता है। नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन एंड पैसेज, जो कि मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करा। स्पेलिंग चेक होना चाहिए, स्पेलिंग चेक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नाउन को बोल दिया है तो नाउन में ही आपका ये सारा पार्ट आएगा। एडवर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग, एडजेक्टिव्स की, मतलब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कवर होना चाहिए। अब कई जगह आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सिर्फ यही सेगमेंट को करते हो जो आपके सामने लिखा गया है, बट मैं हमेशा ये सारे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें पार्ट्स ऑफ स्पीच की होनी चाहिए। क्योंकि जब हम एडजेक्टिव्स को बोलते हैं तो एडजेक्टिव से ही आपका क्या निकल जाता है, डिटर्मिनर्स निकल जाता है, और डिटर्मिनर से ही आपके क्या निकल जाते हैं, आर्टिकल्स निकल जाते हैं। तो ये आर्टिकल्स, सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है। तो ये पार्ट आपका कवर करना जरूरी है। हालांकि एडवांस लेवल नहीं कि आपको कोई कॉलेज वाला लेवल या PhD लेवल करवाया जा रहा है, नहीं, बट बेसिक लेवल भी आप इसका कर लोगे तो वो सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वन इज ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कैसे आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो भी आपके आने चाहिए। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव्स, पॉजिटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये सारे आपके आने चाहिए। वर्ब की फॉर्म्स बोला गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके वर्ब की फॉर्म्स भी आ जाएंगी जिनमें कि आपका टेंस कवर हो जाता है। आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज एरर करेक्शन, कि कोई भी सेंटेंस आया तो उसको आप करेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके सामने क्लास 9 का सिलेबस जो कि मैंने अभी प्रेजेंट करा। अगेन मैंने ये बात बोली थी, जाना नहीं है, कि आपके सामने मैं PYQ प्रेजेंट करूंगा। ये रहा आपके सामने 2024 का RMS का
ये इंग्लिश का पेपर है, तो देखिए सारे स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा एक अच्छे लेवल का है, पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती रहने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस देख सकते हैं कि क्वेश्चंस आपके पास आ रखे हैं इस पे बेस्ड, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें, कभी भी कोई एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें। 1 to 6 जो रहने वाले हैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, तो 6 क्वेश्चन आपके मार्क्स फिक्स हैं, ये आपको इस पे बेस्ड मिल जाएंगे, जिसमें कि आपका वोकैबुलरी बेस्ड भी आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके एंटोनियम्स या फिर सिनोनिम्स में हो सकते हैं। तो अगेन वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग इसमें अगर नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, नहीं भी है तो पैसेज को रीड करो और कहीं ना कुछ मीनिंग निकल जाती ही है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है आपका पैसेज का पार्ट। देन आपके पास आ जाता है री राइट द सेंटेंस, मतलब नाउन फ्रेज तो बनाने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, मिली वॉज गिवन द टास्क ऑफ फैमिली कुकिंग एंटायर फॉर द, इसको बनाना है आपने। देन सिनोनिम का क्वेश्चन है, देन आपके पास एक प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है, देन आपका इडियम्स, इडियमेटिक एक्सप्रेशन आ गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट आ चुका है। ब्रेड एंड बटर, अगर ब्रेड एंड बटर बोल दिया, ये खाने वाला ब्रेड एंड बटर नहीं है, मतलब क्या है, आपकी इनकम के बारे में बात हो रही है, सो ब्रेकफास्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन, किस तरीके से गलत कंजंक्शन यूज करा गया है। जो भी स्टूडेंट है शायद इसने आंसर गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, कुछ कुछ गलत है इनके आंसर्स। फाइंड द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का पार्ट आ चुका है कि ग्रुप ऑफ बीज को क्या बोला जाता है जब मधुमक्खियों का झुंड होता है, ये शोल, ग्रुप, कॉलम, स्वॉन लिखा गया है, स्वॉन कीड़ों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अ स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यहाँ पे एक्सटेम्परी दिया गया है, इलोक्यूशन दिया गया है, तो एक्सटेम्परी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, अगेन गलत करा हुआ है बच्चे ने। यहाँ पे आपका साइलेंट वर्ड होमोनिम्स, मतलब क्या है, नॉट होमोनिम्स, ये आपका साइलेंट कौन सा वर्ड होगा, तो यहाँ पे आपका बुफे हो गया, तो बुफे, तो आपको देखना है कौन सा वर्ड साइलेंट है इसमें। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग मिस्टेक आ चुका है कि स्पेलिंग में कौन सा एरर होगा। नेक्स्ट आपका डोज कौन सा वाला यूज़ होने वाला है, अगर नींद आ रही है तो नींद के लिए ये वाला डोज नहीं, ये वाला डोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, MLA इज़ हाईली रिस्पेक्टेड, तो कौन सा आपका एडजेक्टिव आने वाला है, ठीक है। लोकेशन सिनोनिम का क्वेश्चन है। देन आपका मॉडल ऑक्सिलरीज, मैंने बोला वर्ब की अंडरस्टैंडिंग, तो वर्ब से ही आपके टेंस निकल गए, तो यहाँ पे टेंस भी आ गया, वर्ब भी आ गया, मॉडल्स भी आ गए। सो आइडेंटिफाई मॉडल ऑक्सिलरीज फॉर द वर्ड विल नॉट, विल नॉट के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज यूज करनी है आपने। नेक्स्ट वन, करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, स्पेलिंग पे आ गया है, एंटोनियम आ चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके, आप सब देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास फॉर्म अ करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लेके चलना है, मतलब अरेंज करना है। टेम्पल मेक नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज इन द टेम्पल, सीक्वेंस में लेके चलना है। नेक्स्ट अगेन आपका नरेशन का पार्ट आ चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। नेक्स्ट वन इज आपका कॉन्ग्रीगेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला आ गया है कि इसको नेगेटिव में लिखना है, सेंटेंस को रिफ्रेम करना है। नेक्स्ट वॉइस आ चुका है, वॉइस, तो वॉइस में आपका क्वेश्चन आ चुका है, इसमें वॉइस पे बेस्ड आ चुका है। देन आपके पास स्पेलिंग पे है। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो मैंने अभी प्रेजेंट करे, वो फिर अगेन आगे आर्टिकल का, एंटोनियम्स का, फिल इन द ब्लैंक्स का, और लास्ट में आपका हाँ ये जो कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये जो बात बोली जाती है, रीअरेंज वाला एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसको पूरा स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद अगर आपने इसको सीक्वेंस में बना दिया है, और इसको, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को, अगर आपके पास देखने को मिला है तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें टाइम लगता है रीड करने में। तो बेटर क्या है, जो पहले वाले जो इजी हैं, सिंपल सा, ये फिल इन द ब्लैंक्स आया, क्या आएगा, एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, आंसर, इसको अटेम्प्ट कर लो। बट इस वाले पार्ट में आपको टाइम लगता है, तो इसको स्टडी करना है अच्छे से, और फिर इसके बाद अगर आपने इसको फ्रेम कर दिया है तो कम से कम नहीं तो आपके पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस के आपको मार्क्स मिलते हैं। इतने आप मार्क्स इस अच्छे से स्कोर कर सकते हो जब आप इसको अच्छे से कर लेते हो। तो ये रहा आपके सामने इन सीक्वेंस को बनाने का, ये जो बताया मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, और ये था आपके सामने क्लास 9th का सिलेबस, और कि आपके पास कि क्वेश्चंस किस तरीके से रहने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेशन को वॉच करा है, ये आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है जब बात बोली जाती है इंग्लिश की क्लास 6 और 9th की। स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बीच में टिप्स बताई थी उसको जरूर फॉलो करें। इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं कहीं ना कहीं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बीच में मैंने बात बोली, कई स्टूडेंट स्टार्टिंग का बात देखते हैं, लास्ट का छोड़ देते हैं। लास्ट में ये बात बोलता हूँ कि अगर जो आपके पास हो स्पीच है वो कहीं ना कहीं सारे के सारे कवर करने इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि खैर उनको एडवांस लेवल पे नहीं, उनको बेसिक लेवल पे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन,
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मालूम चले कि आपकी क्लास के अपडेट क्या हैं और कौन सी क्लास आपकी लाइव हो रही है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।